हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आदित्य L1 मिशन को हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी अपने पिछले कई प्रीवियस एग्ज़ाम्स में स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस पूछ चुका है। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं मेंस एग्ज़ाम्स की, ठीक है। और स्पेस टेक्नोलॉजी से सिर्फ मेंस में नहीं बल्कि प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट एग्ज़ाम देखो तो वहाँ पे मेंस में भी सवाल पूछा गया था कि चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है। और इसके पहले भी आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाओ तो स्पेस टेक्नोलॉजी से बीपीएससी पूछता ही पूछता है। तो आप समझ सकते हो कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इस मिशन को हम आज पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल A to Z समझा देंगे कि आखिर ये मिशन है क्या, क्या पर्पस है, कैसे ये मिशन वहाँ तक पहुँचा, सब कुछ। तो आदित्य L1, आदित्य आपको मालूम होना चाहिए कि आदित्य जो है वो सन का यानी कि सूर्य का ही सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यानी कि सन को ही आदित्य भी कहते हैं। जैसे आपने अगर छठ पूजा देखा होगा, छठ पूजा के गीत सुने होंगे बिहार के, तो उसमें आदित्य का नाम यूज़ किया जाता है, ठीक है। आदित्य वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये सन से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ समझ सकते हैं कि सूर्य से रिलेटेड ये मिशन है, सन को रिसर्च करने का ये मिशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम साथ में देखते हैं L1 भी लगा हुआ है। तो हमें इसमें जो सैटेलाइट है उसको हमें L1 पॉइंट पर पहुँचाना है, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं 2024 में। क्यों? देखिए, हालांकि आदित्य L1 मिशन जो है पिछले साल 2023 के 2 सितंबर को, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये रॉकेट यूज़ किया गया था PSLV C57, PSLV C57 लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट के थ्रू इस सैटेलाइट को भेजा गया है। और रिसेंटली यानी कि 5 जनवरी 2024 को ये जो सैटेलाइट है वो L1 के करीब पहुंच गया है, हेलो ऑर्बिट तक पहुंच चुका है। इसलिए हम ये 2024 में भी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीचेज डेस्टिनेशन इन हेलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। अच्छा, इसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, PSLV C57 से तो आदित्य L1 गया, लेकिन रिसेंटली यानी कि 2024 का पहला जो मिशन था इसरो का, जो हमारा स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ही इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, एक मिशन जिसका नाम है एक्सपोसैट। तो इस सैटेलाइट को कौन सा रॉकेट ले गया है? तो ये था PSLV C58, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में कुछ कुछ कन्फ्यूज़न चलने लगा होगा और कुछ जिज्ञासा अब उत्पन्न हो रही होगी कि ये L1 पॉइंट क्या है और L1 पॉइंट पे ही क्यों पहुंचाया गया, क्योंकि ये मिशन तो सन को रिसर्च करने का था। तो हमने जैसे चंद्रयान में मिशन में हमने देखा कि चंद्रयान पे जाकर यानी चंद्रमा पर जाकर हमारा जो सैटेलाइट है वो लैंड हुआ था। तो यहाँ पे सन पे क्या लैंड नहीं हुआ है? तो जी नहीं, सन पे कैसे लैंड हो सकता है? सन के नज़दीक जाने पे ही वो तो पूरा जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L1 पॉइंट तक ही गया है। और देखिए, पृथ्वी से जब इसको लॉन्च किया गया तो पहले तो इसने अर्थ का ऐसे इस तरह से रिवॉल्व किया, फिर ये थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे अपनी ट्रैजेक्टरी ऐसे चेंज करी,
फिर ये ट्रेजेक्ट्री हुई और ये ट्रेजेक्ट्री, और तब जाकर इस ट्रेजेक्ट्री को इतना फोर्स मिला कि ये अब इस तरह से जाकर ये हैलो पॉइंट पर अभी पहुंच चुका है। और इसरो ने कहा है कि मैनोवर करके इसको L1 के काफ़ी नज़दीक ला देंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे सेटेलाइट जाएगा ऐसा थोड़ी है कि फिक्स यहाँ पे रुका रहेगा। ये तो अपने रोटेशन के साथ साथ ये रिवॉल्व भी तो करता रहेगा सन के। ठीक है, इधर इधर सन है, अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस जो L1 पॉइंट पर पहुँचा, इस L1 पॉइंट से अर्थ की जो दूरी थी वो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी है। और ये हैलो ऑर्बिट जो हुआ वो L1 के करीब वाला जो ये यहाँ पे पहुँचे, ये देखिए यहाँ पे ये सेटेलाइट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से हैलो ऑर्बिट हो चुका है। 127 दिनों में ये करीबन यहाँ पर पहुँचा है L1 के करीब, आदित्य L1। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, L1 पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट, और यहाँ पर तो कई सारे पॉइंट दिख रहे हैं पिक्चर में, L1, L2, L5, L4, L3, ये सब क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस पर्सन को देखिए, ये हैं जोसेफ लुइस लैंग्रेज। ठीक है, तो इस L का फुल फॉर्म लैंग्रेज ही होता है, यानी इन्हीं के नाम पर ये L1, L2, L3, L4, 5 जो ये 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये जो जोसेफ लुइस लैंग्रेज हैं ये एक इटालियन मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने यूनिवर्स में, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सोलर सिस्टम में हमारा जहाँ पे सूर्य है और उसके चारों तरफ ये जो है बाकी के प्लैनेट घूम रहे हैं, इस सोलर सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए, L1, L2, L3, L4 और L5। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बिल्कुल जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखेगा। बिल्कुल यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो ग्रेविटेशनल पुल जो लगेंगे वो बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे, बिल्कुल इक्वली लगेंगे। ठीक है, जैसे दो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, दो बड़े, जैसे यहाँ पे सन हो गया और इधर बाकी के दूसरे प्लानेट हो गए। ठीक है, उस प्लानेट के बीच में जैसे यहाँ पे अर्थ हो गया, तो अर्थ के बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर इस तरफ हो गया या फिर इस तरफ पॉइंट पर जाओ, अब L3 पॉइंट की अगर इस तरफ या इस तरफ जाओ, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप रहोगे, इस पॉइंट पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो बिल्कुल ये बैलेंस हो जाएगा, इसके ग्रेविटेशनल पुल और इसके ग्रेविटेशनल पुल में यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट रह पाएगा। नहीं तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने का ज़्यादा खतरा रहेगा दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह के ये 5 पॉइंट स्पेस में आइडेंटिफाई किए हैं जोसेफ लुइस लैंग्रेज ने, इसलिए इस पॉइंट का नाम ही L पॉइंट है, यानी लैंग्रेज पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। अगला सवाल आएगा कि हमने अपना सेटेलाइट आदित्य L1 पॉइंट पे ही क्यों पहुँचाया, हमारे पास और भी दूसरे ऑप्शंस तो थे। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए L5 को देखिए, ये काफ़ी दूर हो जाता है हमें, क्योंकि सन को रिसर्च करना है। हमारा जो अर्थ है ये यहाँ पे है, और फिर अगर L4 को भी दूर हो जाएगा, L3 तो फिर आप इस तरफ ही आ जाएगा, और हमारा अर्थ तो यहाँ पे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा L3। और फिर L2 की बात करें तो ये तो अर्थ के शैडो रीजन में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर सेटेलाइट भेजते हैं, हमें तो रिसर्च करना है यहाँ पे, ये है हमारा सन का, तो फिर कैसे होगा? तो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल जो पॉइंट था वो L1 पॉइंट था, जहाँ से हम प्रॉपरली रिसर्च कर पाएंगे सन को। ठीक है, इसलिए हमने L1 पॉइंट पे ही इस सेटेलाइट को प्रोजेक्ट किया है। अब जो हमने सेटेलाइट भेजा आदित्य L1, तो आदित्य L1 में 7 पेलोड्स हैं। ठीक है,
7 पेलोड, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्विस, स्टेप 1, हेल 10S, सूट, वेल सी, यहाँ पे PAPA, सोलेक्स, ये सब क्या हैं, पेलोड्स हैं। यानी कि 7 तरह की ऐसी मशीनरी है, 7 तरह की ऐसी मशीन है, ऐसी डिवाइस है जो कि अलग अलग वहाँ पे वर्क कर रही है। इन सातों में से 4 जो मशीन होगा, ये 4 जो पेलोड्स होंगे वो सीधा सीधा सन को रिसर्च करेंगे, और बाकी के जो 3 होंगे वो सन से निकलने वाली फ्लेयर्स, यानी सन से निकलने वाली जो रेडिएशन होगी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो वहीं पे, यानी कि ये इन सीतु पेलोड्स होंगे, वहीं पे रह के वो उसका मालूम करेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक, तो 7 पेलोड्स में आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये 4 पेलोड्स हैं, ये 4 पेलोड्स ऊपर वाले जो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं। तो ये 4 जो हैं ये आपको हमने बताया कि सीधा सीधा सन को रिसर्च करेंगे। मैं अभी बताऊंगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है। ठीक है, तो इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, VELC अभी हमने बताया आपको कि VLC, सूट है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, फिर सोलेक्स है, हेल 10S है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, एस्पेक्स है, पापा है यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये 3 जो होंगे ये इन सितु पेलोड्स हैं, यानी कि ये अपने जगह पे ही रह के ये सन से आता हुआ जो फ्लेयर्स हैं, जो आग की तरह आता रहता है, उस पे रिसर्च करेंगे, उसके बारे में ये समझेंगे क्या उसका इम्पैक्ट होता है, उससे जो रेडिएशन निकलता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अब ये चीज़ तो आपने समझा। एक रीज़न और समझिए कि हमने L1 पॉइंट ही क्यों लिया। हम चाहते तो हम लो अर्थ ऑर्बिट में भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेटेलाइट आपने देखा होगा कि जब हम सेटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम अपने अर्थ के लिए लॉन्च करते हैं और अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड कर देते हैं, उसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेज देते हैं, और ये चारों तरफ अर्थ के घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हमने लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों नहीं भेजा और हमने L1 पॉइंट पे क्यों भेजा। अब ये वाले पिक्चर आप देखिए, ये आपको बेस्ट तरीके से बताएगा कि हमने L1 पॉइंट पर क्यों भेजा सेटेलाइट और लो अर्थ ऑर्बिट में हमने क्यों नहीं भेजा। तो देखिए, अगर लो अर्थ ऑर्बिट में हम सेटेलाइट भेजते तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे हमारा एक ग्रेविटेशनल कह सकते हैं, नहीं हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे अर्थ का है, मैग्नेटोस्फीयर भी उसको कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से आने वाले यानी सन से आने वाले रेडिएशन या फिर जो फ्लेयर्स हैं उनको रोकता है। अदरवाइज़ अगर हमारे अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, तो सन से आने वाले रेडिएशन के कारण यहाँ पे जो भी इंसान जीव जो भी है सब जल जाता बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जीवन पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो बहुत ज़्यादा काम करता है। और अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में चले जाते, इसी में सेटेलाइट को भेजते, तो हमने रिसर्च करना है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना। तो जब ये अंदर कहीं हम इसको भेज देते हैं उस सेटेलाइट को, तो सन का तो इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो पहले ही जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो पहले ही इसको रोक देगा, इसके फ्लेयर्स को, इसके रेडिएशन को पहले ही रोक दे रहा है। तो फिर हम यहाँ पे जान कैसे पाएंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें इसके आगे यानी कि L1 पॉइंट पे भेजना पड़ा है। अब ये देखिए कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन है इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये क्या रिसर्च करना, हाँ ठीक है, सन को रिसर्च करना चाहता है, लेकिन सन में क्या क्या रिसर्च करना चाहता है, किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है ये आदित्य L1 मिशन। तो यहाँ पर देखिए, स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर, सूर्य का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें जो क्रोमोस्फेयर होता है, कोरोना जो होता है, इसके डायनेमिक्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग, जो कोरोनल हीटिंग होता है उसके कारण, या क्रोमोस्फेरिक
फिजिक्स ऑफ पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा का जो पार्शियली आयोनाइज्ड वहाँ पे होता है, ये वही प्लाज्मा है जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। प्लाज्मा इनिशिएशन ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन। अब जो कोरोनल जो है, कोरोनल लेयर जो है सन का, उससे बहुत ज़्यादा जो इजेक्शन होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी होगा। यानी कि वहाँ से जो फ्लेयर्स क्या इजेक्शन हो रहा है, जो हमने अभी आपको दिखाया कि उससे जो भी रेडिएशन फ्लेयर्स आग की तरह जो निकलता है वहाँ से जब आता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फिर है कि ऑब्जर्व द इन सेतु पार्टिकल एंड प्लाज्मा इन्वायरमेंट प्रोवाइडिंग डेटा फॉर द स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन। सन से जो प्लाज्मा इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा, उसी में यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेगा। इन सेतु पार्टिकल एंड प्लाज्मा इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, जिससे कि वो डेटा प्रोवाइड करेगा पार्टिकल के डायनेमिक्स को समझने के लिए। तो इन सेतु का हमने आपको बताया कि नीचे के 3 जो पेलोड्स हैं वो रिसर्च करेगा। फिर फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड इट्स हीटिंग मैकेनिज़्म। अब सन का जो ऊपरी लेयर है, इसको कोरोना जो है, ये इसके हीटिंग लेयर, इसका फिजिक्स क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगा इसरो को। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स ऑफ द कोरोनल एंड कोरोनल लूप्स प्लाज्मा, इसमें टेम्परेचर, वेलोसिटी, डेंसिटी के बारे में हम समझेंगे सन के। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिक्स एंड ओरिजिन ऑफ CMES, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस दैट अकर एट मल्टीपल लेयर्स। अब जो भी प्रोसेसेस होते हैं सन में मल्टीपल लेयर्स पे, इसके मल्टीपल लेयर्स पे, जैसे क्रोमोस्फेयर में क्या होता है, बेस में क्या होता है, एक्सटेंडेड कोरोना में क्या होता है, ये सब विच इवेंचुअली लीड्स टू सोलर एरप्टिव इवेंट, जिसके कारण ही वहाँ पे सोलर जो है वो, यानी कि सन मतलब आग की तरफ फैलता रहता है। तो उसके बारे में हम समझेंगे, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट्स इन द सोलर कोरोना। अब सोलर कोरोना में मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट हम समझेंगे, उसके टोपोलॉजी को समझेंगे। फिर ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर, स्पेस में जो वेदर है उसके पीछे का क्या ड्राइवर्स है, स्पेस के जो वेदर चेंजेस होते हैं उसमें क्या, यानी कि सन उसमें क्या ओरिजिन कर रहा है, कैसे कंपोजिशन हो रहा है, डायनेमिक्स कैसे बन रहे हैं, सोलर विंड कैसे वहाँ पे चल रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस मिशन के थ्रू, आदित्य L1 मिशन के थ्रू। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब को आप नोट करके बिल्कुल रखिएगा। जब भी लिखना होगा आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में, आपको ये सारे चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिखना होगा। तो ये था आदित्य L1 मिशन, जिसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट तरीके से। तो अगर आप BPSC के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, और हमें आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। जय हिंद।